जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर की, और जितने भी हमारे एमसीक्यू टॉप ट्रेंड क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैं आपको सोल्व कराने वाला हूँ। थोड़ा स्पीड के साथ चलना है। 25 क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं, है ना। और आपको अपना स्कोर चेक करना है बीच में। इन 25 क्वेश्चनों में आपका स्कोर कैसा रहा ये मुझे कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। स्किप नहीं करना है, अपना लेवल क्वेश्चनों का जरूर चेक करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ना, स्किप नहीं करना है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा मॉडरेट रहने वाला है। और आपको, आप चाहे 12th क्लास के लिए तैयारी कर रहे हो बेसिकली, या फिर किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, या आप किसी कंपटीशन एग्जाम से जुड़ी हुई तैयारी कर रहे हो जिसमें सॉल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चन आने वाले हो, तो सभी के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, स्पीड के साथ चलेंगे। देखिएगा, द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, है ना, शुद्ध जल की जो मोलरता होती है साथियों वो कितनी होती है। तो आपकी बेसिक जानकारी के लिए बता दूं, शुद्ध जल की अगर हम बात करें तो 1 लीटर जल के अंदर, 1 लीटर जल के अंदर क्या होगा, जो मोल होंगे, ठीक है, मोल बराबर क्या होता है साहब, मोल इक्वल टू होता है क्या, हमारे पास द्रव्यमान और अपॉन इसकी जो मोल अणुभार होगा। ठीक है, अणुभार, तो मात्रा बटे अणुभार। अब इसका अणुभार जो होगा वो कितना होगा जल का, 18। H2O का जो मोलिकुलर वेट होगा वो कैसे निकाल लेंगे, 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, तो 18। अब 1800 अगर आप 1000 से डिवाइड करिएगा तो आपको मिलेगा 55.5, है ना, 55.55। तो विल बी द ऑप्शन नंबर सी हमारा फिलहाल सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है भैया, ये क्या कह रहा है, इसको चेक कर ले जाए। सभी लेवल के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन का जो लेवल रहने वाला है। देखिएगा, हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिया हुआ हूँ, न्यूमेरिकल भी है, और कुछ क्वेश्चन हमारे कंसंट्रेशन पर डिपेंड है जो आपके सीधे माइंड को चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो हर लेवल का क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाला है साथियों। ठीक है, इसीलिए ईमानदारी से आपको जो है वीडियो को लास्ट तक देखना है, लास्ट तक इसको एंजॉय करना है। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कह रहा है द अमाउंट ऑफ सोल्यूट फॉर 10 लीटर ऑफ 10th मोलिकुलर 1 m/10 सॉल्यूशन विल बी। 10 लीटर 10 मोलर m/10 घोल के लिए शुद्ध विल्य की मात्रा होगी। मतलब बात कर रहा है कहीं ना कहीं साथियों, ये मोल की बात कर रहा है। सबको पता है क्या, 10 लीटर यानी कि आयतन का मान इसने दिया है 10 लीटर, और आपसे वो पूछ रहा है मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, सोल्यूट विलय की बात कर रहा है साथियों, तो हमारे पास Na को हमें जो है यहाँ पे फाइंड करना है। और अगर मैं मोलरिटी की बात करूँ तो मोलरिटी कितनी है, 1/10। m की जगह हम क्या लेंगे, 1/10 m लेंगे। इस तरीके से इसको लिखेंगे। ठीक है, राइट। अब हमें क्या करना है, हमारे पास मोलरिटी का बेसिक फॉर्मूला होता है Na/V, और ये किस में, लीटर में होता है। ठीक है, तो m = Na की वैल्यू कितनी है सर, हमें फाइंड करनी है, और m की वैल्यू कितनी दी हुई है, m की वैल्यू 1/10 = Na/V की वैल्यू भी 10 दे दिया। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या आप 10 से 10 खत्म कर सकते हो। Na की वैल्यू जो आएगी फिलहाल हमारे पास 1 मोल आ जाएगी। ठीक है, बताओ कौन सा ऑप्शन इसका सही है, 1 मोल। ये रहा ऑप्शन नंबर सी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, लेवल अपना चेक करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी एक बार चेक कर लिया जाए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, निम्नलिखित में से कौन सहजता गुण है, इनमें से कौन सा सहज गुण है। परासारी, कवथनांक, द्रोणांक, वास्तव्य, नहीं है प्रासरण दाब। तो प्रासरण दाब होता है जो वो अणुसंख्यक गुणधर्म होता है, आपने हिंदी मीडियम वालों ने पढ़ा होगा अणुसंख्यक गुणधर्म। और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या कोलिगेटिव थ्योरी जो होती है कहीं ना कहीं बात करता है क्या, अणुसंख्यक गुणधर्म की। जैसे हिमांक में अवनमन, और कवथनांक में उन्नयन की बात करता है, या फिर प्रासरण दाब की बात करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करता है। तो हमारे पास जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए सही मान रहे हैं इसका, वही हमारा सही
हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, स्पीड थोड़ा ज़्यादा लेकर के चलेंगे। ठीक है, डिटेल हर चैप्टर की आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आपको जो भी क्वेरी हो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी से आपको कुछ ना कुछ जो भी क्वेरी होगी वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए ईमानदार से सब्सक्राइब कर लीजिएगा आज ही हमारे चैनल को। इफ KCl एक्वस सोल्यूशन है ना डिकम्पोज 100% द वांट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इज, कह रहा है यदि KCl का जलीय घोल 100% है, विघटित होता है तो वांट ऑफ गुणांक कितना होता है। देखिए जहाँ तक ये 100% की मैं बात करता हूँ तो इसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। KCl को सिंपली आयनाइजेशन कर देना है K प्लस और Cl माइनस। ठीक है जी, तो K कितने आयन जा रहे हैं आपके पास, 1 आयन। ऐसे Cl के लिए भी 1 आयन, तो 1 और 1 2, तो टोटल आयन कितने हो जाएंगे 2, तो I की ही वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, सिंपल को। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है। और वहाँ पे बच्चे इसको न्यूमेरिकल समझ करके सॉल्व करते हैं, दुनिया भर के फॉर्मूले लगा करके बैठ जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठे हो तो कोशिश कीजिएगा वहाँ पर आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है करने का अवसर मिले। ओके, फॉर्मूले के चक्कर में कुछ क्वेश्चनों में नहीं उलझना है, ट्रिक की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच 0.01 m डाइल्यूट सॉल्यूशन विल हैव द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, किस 0.01 m तनु घोल के लिए सबसे न्यूनतम हिमांक होगा। तो सबसे न्यूनतम की बात कर रहा है, आपको चेक करना है कि किसका I की वैल्यू ज़्यादा होगी। मतलब अगर ये हिमांक की बात कर रहा है तो हिमांक जो होता है वो कहीं ना कहीं अपोजिट होता है किसके, आपके वांट ऑफ गुणांक के। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि जहाँ हमारे पास I का मान ज़्यादा हो जाएगा वही इसके लिए TF की जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी। राइट, तो फिलहाल हमारे पास जो है KI, तो KI को अगर मैं आयनाइजेशन में डिवाइड करता हूँ तो K प्लस I माइनस, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो आपने कहा सर इसके लिए तो 2 निकल के आ रहा है। और भी चेक करेंगे, C6H12O6 ये ग्लूकोज है, और ग्लूकोज जो है आयनाइजेशन में नहीं होता है, डायरेक्ट मोलो में ही होता है। ऐसे C12H22 वगैरह ये सुक्रोज है, तो ये तो नहीं होंगे दोनों। Al2SO4 थ्राइस, इसको देखते हैं। Al2SO4 थ्राइस जो पोटेशियम सल्फेट है वो क्या कहता है। तो सर जब आप इसको आयनाइजेशन में डिवाइड करोगे तो एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 है, तो एल्यूमिनियम के ऊपर 3 आयन लगता है, और सल्फेट SO4 कितने हैं, 3 है। तो I की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 2 और 3 कितना आ जाएगा 5, है ना। अब KI तो नहीं है, बट इसके अंदर कितना मान निकल के आ रहा है, इसके अंदर निकल के आ रहा है 5 का मान, 5 भाई, 2 और 1 ये 3 कितने हो जाएंगे 5, तो I का मान कितना निकल के आया 5। तो इसका मतलब TF का मान यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम होगा। उसने कम की बात की है, लोवेस्ट की बात की है क्या, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी, जिन बच्चों ने सही लगाया है वो बिल्कुल सही की तरफ जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। तो मेरे लाल ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन लगभग हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। हर बार ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा क्या, जिसमें कह रहा है कि किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको ध्यान रखना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारे पास मोलरता होती है, फॉर्मलता होती है, सामान्यता होती है। मोललता की ये बात करता है तो जिसमें आयतन नहीं आता है, आयतन मोललता इसमें नहीं आता है, आयतन दाब वगैरह नहीं आते हैं, तो इसलिए हमारे पास मोललता, मोललिटी या फिर मोल फ्रैक्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन योर स्क्रीन, ये आपके पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ेंगे इसको। द सुटेबल मेथड फॉर, है ना, डिटरमिनिंग द मोलिकुलर मास ऑफ प्रोटीन एंड द पॉलीमर्स इज, प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। आपने कहा हिमांक में नंबर नॉट, क्योंकि ये तो टेम्परेचर की बात करता है, ये भी टेम्परेचर की बात करता है, सापेक्षिक दाब यानी कि यहाँ प्रेशर से संबंधित, है ना कहीं बात हो रही है। तो हमारे पास जो प्रासरणीय दाब है वही हम किसी भी प्रोटीन का निकाल लेते हैं। क्या, किसी भी प्रोटीन का जो मोलिकुलर मास है वो निकाल लेंगे, किससे, प्रासरण दाब की हेल्प से। ठीक है,
ऑस्मोसिस प्रेशर की मदद से जो है हम यहाँ पे ये निकाल सकते हैं। अच्छा, प्रोटीन के बारे में एक चीज़ और बताओ, मुझे कमेंट करके बताओ कि प्रोटीन क्या चीज़ है ना। प्रोटीन किसका बहुलक होता है या प्रोटीन किसका पॉलीमर होता है, मुझे आप कमेंट करके बताइए कि प्रोटीन किसका पॉलीमर होता है, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन हैज एन इनेट प्रॉपर्टी, घोल का जो सहजता गुण होता है वो क्या होता है। तो आपने कहा सर वो मोलरता के डायरेक्टली नहीं होता है या फिर नॉर्मलता पर, ये घोल्य के अनुभार पर, यानी कि हमारे पास जो भी विलय का अनुभार होता है ना, ये जो सहज गुण होता है हमारा, इनिशिएट प्रॉपर्टी जो होता है वो सहजात गुण जो होता है कहीं ना कहीं बात करता है किसकी सर, वो बात करता है विलय के अनुभार की, विलय के अनुभार की। आपने कहा सर ये तो हमने कहीं पढ़ा नहीं, आई होप आपने पढ़ा है, बट सहजात गुण के नाम से नहीं पढ़ा है, आपने अनुसंख्य के नाम से पढ़ा है, अनुसंख्य के नाम से पढ़ा है। आपने कहा सर कहीं ना कहीं बात करता है कोलिगेटिव के नाम के आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर आपको हिंदी वाले बच्चों को अनुसंख्य गुण जो होता है वो कहीं ना कहीं अपोजिट होता है सोल्यूट के, है ना, सोल्यूट के मोलिकुलर वेट के अपोजिट होता है क्या। और अगर आपको जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं अगर उनसे पूछा जाता है तो वो यहाँ पर कोलिगेटिव नंबर भी यहाँ पर जो है मान सकते हैं। ऑल राइट, तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है वो ज़्यादा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक हो जाएगा। स्पीड के साथ चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है हमें उठाने हैं। देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया है, आपने कहा ये क्वेश्चन इतना बढ़िया है कि बेसिक जॉब के किसी भी लेवल में ये क्वेश्चन बनता रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क एज एंटी फ्रीज। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है गाड़ी के लिए भी पूछा जाता है, कार के लिए भी ये क्वेश्चन बनता है क्या कि कार का जो एक तरीके से रेडिएटर होता है इसको ठंडा करने के लिए किस केमिकल का यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है, एंटी फ्रीज। तो मैंने कहा आपको अगर हम किसी भी केमिकल के अंदर रेडिएटर वगैरह में इंजन को ठंडा करने के लिए एक केमिकल मिला देते हैं जिससे कि वो जल्दी गर्म ना हो, यानी कि हिमांक को घटाने के लिए, बॉइलिंग टेम्परेचर को कम करने के लिए हम बाहर से कोई केमिकल मिला देते हैं जिससे कि उसका क्या हो जाता है, बॉइलिंग टेम्परेचर कम हो जाता है या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है, ऐसा समझ सकते हो आप। तो ईथर तो नहीं होता, एसीटोन नहीं होता, इनमें से सभी भी नहीं होगा जब ईथर एसीटोन नहीं है, एसीटोन है, राइट। तो एथिलीन ग्लाइकोल की बात करता है क्या, C2H6O2। ये इसका बेसिक फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते थे, ये एथिलीन ग्लाइकोल होता है। तो एथिलीन ग्लाइकोल क्या होगा, अगर हम इसको एंटी फ्रीज के रूप में यूज करते हैं, मतलब अगर हम एथिलीन ग्लाइकोल को किसी केमिकल के अंदर मिला देते हैं तो ये उसका क्वथनांक जो है कम कर देता है साथियों। तो इसीलिए इसका जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं उनका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन योर स्क्रीन। एथिलीन ग्लाइकोल इज एडिड अलोंग विद वाटर टू द कार रेडिएटर इन कोल्ड, है ना, रीजन बिकॉज। देखिए स्टूडेंट मैं आपको अभी बता चुका हूँ एथिलीन ग्लाइकोल का जो क्वेश्चन बनता है विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में वो यहाँ से ऐसे भी पूछा जाता है क्या, कार के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर के पानी को ठंडे करने के लिए एथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है, क्योंकि क्यों आपने कहा सर क्यों, ठंडा पानी में हिमांक को घटाता है, बिल्कुल, गर्मी में क्वथनांक को बढ़ाता है, जल के क्वथनांक को बढ़ाता है, यह जंगरोधी है, जंगरोधी नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, इसका ऑप्शन ये सही होना चाहिए। बट हिमांक को घटाता है, क्वथनांक को बढ़ाता है, तो हमारे पास जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं इसका ज़्यादा ठीक है। पर गर्मी में क्वथनांक को कम करता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, है ना। गर्मी में क्वथनांक को क्या करता है, कम करता है, तो इसको काट कर आप क्या करेंगे, कम करेंगे, कम। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। तो विल बी द ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स हैविट पॉजिटिव, है ना, डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। इनमें से कौन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। आपकी बेसिक जानकारी के लिए बता दो, जो राउल्ट लॉ होता है क्या, राउल्ट लॉ की अगर मैं बात करता हूं तो ये कहीं ना कहीं इस तरह का ग्राफ देता है ना, इस तरह का ग्राफ देता है। और अगर हम बात करें किसकी, इसके ग्राफ की, तो ये मेरे पास टोटल जो सॉल्यूशन का जो टोटल ग्राफ निकलता है वो यहाँ पे निकलता है, राइट।
वो यहाँ पे निकलता है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव की बात करें, एक्स हैबिट पॉजिटिव डेविएशन की अगर हम बात करें तो साथियों ये कहीं ना कहीं ग्राफ जो है इस तरीके से अरेंज होता है ऊपर की तरफ, है ना। और अगर मैं बात करूँ इसके एग्जाम्पल की तो बेंजीन क्लोरोफॉर्म, बेंजीन एसीटोन, बेंजीन एथिनॉल ये नहीं होगा क्योंकि आपस में जो है कहीं ना कहीं तुरंत रिएक्शन कर लेते हैं। तो इसके साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए मार रहे हैं वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और है, यहाँ पर कई बार आपको फॉर्मूला ही मिलेगा CH3 C6H6 प्लस CH3। ओके, तो इसका जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए कर रहे थे उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन योर स्क्रीन, विच आर नॉट मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज या फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। हिमांक का अवनमन, यस ये तो है, प्रासरण दाब भी है, क्वथनांक में उन्नयन ये भी है, मोलल अवनमन स्थिरांक ये KB की बात कर रहा है क्या, तो KB यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। निगेटिव के लिए निगेटिव ऑप्शन छांटिएगा तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी है तो वो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, प्रासरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन ये सब होते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये सब होते हैं। H3PO3 इज, H3PO3 है एक, बताओ अगर हम बात करें तो H3PO3 के अंदर क्या होगा सर, H3PO3 के अंदर क्या होगा, H3PO3 के अंदर क्या होगा जी, कहीं ना कहीं त्रिभाषमिकता की बात करता है क्योंकि इसके अंदर H3PO3 के अंदर कितने OH होते हैं, 3 OH ग्रुप होते हैं। क्यों, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है तो इसका मतलब इसके अंदर 3 OH ग्रुप होंगे, तो इसका मतलब है कि त्रिभाषमिक होगा, है ना। OH जो रिलेट करता है वो कहीं ना कहीं बेसिसिटी को रिलेट करता है, तो विल बी द ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, त्रिभाषमिकता, क्योंकि जो हमारे पास H3PO3 होता है तो इसके अंदर जो होता है साथियों वो 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, और OH ग्रुप किसको प्रदर्शित करेगा, क्षारकता को, और क्षारकता को हम क्या कहते हैं, भाषमिकता। तो कितने अणु हैं, 3, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही है, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज द डिसॉल्व्ड इन 20 ग्राम ऑफ वाटर, इज वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज, है ना। 5 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन का भार प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। W/W% की वो वैल्यू आपसे कह रहा है, और WA/WA प्लस WB इसका फॉर्मूला होता है क्या, और मल्टीप्लाई 100। तो WA का मान 5 ग्राम, तो 5 गुणे 100 अपॉन WA 5 गुणे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, WB का मान कितना है 20, तो जोड़ लो इसको, तो 5 गुणा 100 अपॉन 25, 25 चौका 100, 5 की गुणा 5 गुणा 4 कितना हो जाएगा 20%। तो विल बी द ऑप्शन नंबर बी इज राइट। जिन बच्चों ने इसका 20% का आंसर ज़्यादा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। इन विच यूनिट इज मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूट इन द सोल्यूशन एक्सप्रेड, विलयन में विलेय की मोललता किस यूनिट में व्यक्त की जाती है। आपने कहा सर हमारे पास जो मोललता जो होती है, तो मोललता जो होती है वो क्या होती है, विलेय के मोल और विलायक का द्रव्यमान वो भी किलोग्राम में, विलायक का तो मोल बटे किलोग्राम किस में है, मोल बटे किलोग्राम इसमें है, बट ये नीचे विलियन दे रखा है, यहाँ पे होना चाहिए विलायक, तो ये है ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, क्लियर है, हाँ जी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है साथियों। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, निम्नलिखित में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता। अब ताप पर निर्भर नहीं करता, आपने कहा सर मोलैलिटी, तो मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होता है, या फिर मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होता है ना। मोलरता होता है, नॉर्मलता भी होता है, घनत्व भी होता है, क्योंकि इनके अंदर आयतन होता है साथियों। अगर किसी भी यूनिट के अंदर यहाँ पर क्या दे दिया जा, आयतन का मान दे दिया जा, ठीक है, तो वो हमारा कहीं ना कहीं बात करेगा किस पर, टेम्परेचर पर। तो फिलहाल हमारे पास जो मोललता है इसका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल की मोलरता क्या होती है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है बट कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है क्वेश्चन अलग तरीके से ऐसे ही कहीं पूछा गया हो। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ वाटर, जल की मोलरता क्या है। 18 मोल प्रति लीटर नहीं, 55.5। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको यही कराया था, है ना। 1 लीटर जल से जब आप भाग दोगे किसको, 18 से, 18 क्या है, अनुभार है जल का, इसको डिवाइड करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 55.5555, ये इतना चला जाएगा। तो सी हमारा ऑप्शन सी है ज़्यादा पॉजिटिव, तो सी के साथ आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया साथियों, पढ़िएगा। लेवल अपना चेक करते रहेंगे, ईमानदार से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपको इसी तरह की क्लास जो है मिलती है ना। और किसी भी आप लेवल की तैयारी कर रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी के लिए, तो आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर जो है सारी चीज़ें एकदम फ्री में मिल जाती हैं। आपकी अगर कोई स्पेशल क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। चलिए, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपको इस तरह के PDF चाहिए तो अभी आप मुझे व्हाट्सएप पर बता सकते हो। ये व्हाट्सएप पर आप मुझे एक संदेश भेजकर इस तरह के क्वेश्चन आप जो है ले सकते हो, वो भी बिना किसी चार्ज पर। ओके, फ्री में आप ये सारी चीज़ें ले सकते हो। तो ईमानदार से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास चैनल को जो है शेयर कर दीजिएगा। Which of the following is the best method of determining the molecular weight of a substance of highest molecular weight? उच्च अणुभार के पदार्थ का अणुभार निर्धारित करने के लिए निम्न में किसके ज़्यादा उत्तम विधि होती है। क्या अणुभार की हम बात कर रहे हैं साथियों, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, वाष्प दाब, घनत्व, प्रसरण दाब के साथ इसका चला जाएगा सही जवाब। देखिए क्वेश्चन, अगर इस तरह के क्वेश्चन अलग अलग तरीके से मैं रिपीट कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि ये एग्जाम में ऐसे ही रिपीट होकर के अलग तरीके से पूछे गए हैं, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने इसको घुमा दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। जहां से क्वेश्चन आए हैं, जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वैसे ही लेवल में आपको बता रहा हूं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है भाई। Which of the following aqueous solution is the best electrical conductor? आपने कहा सर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्ट, सबसे ज़्यादा बढ़िया कंडक्ट कौन सा है। क्या सिरका है, नॉट, और ये H6O2 C6H2O6 C6, ये C6H12O6 होगा, NH3। आपने कहा जो ज़्यादा पॉजिटिविटी देगा, ऐसा सॉल्ट जो ज़्यादा पॉजिटिव और निगेटिव आयन देगा, तो कहीं ना कहीं KCl की बात करता है, K+ और Cl-, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तरीके से जो है इलेक्ट्रिसिटी में डिवाइड हो जाता है, आयनाइजेशन देता है। सिरका थोड़ा वीक एसिड है, आपने भी पढ़ा होगा, सिरका इज वीक, बहुत ही ज़्यादा दुर्बल एसिड होता है ग्लूकोज, तो मोलिकुलर केस में रहेगा। अमोनिया भी ज़्यादा पावरफुल तरीके से जो है आयन नहीं देगा, तो फिलहाल हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा सही हो जाएगा, है ना। 0.1 m KCl। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे सर, आपके सामने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे और सोल्व करेंगे। देखिएगा क्या कह रहा है, 1.80 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की मात्रा दे दीजिए आपको WA कितना है, 1.8 ग्राम, इज डिजोल्व इन 100 ml, यानी कि आयतन का मान दे दिया आपको 100 ml, और 100 ml का मतलब है कि 0.1 लीटर। ये दे दिया। ऑफ वाटर व्हाट विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर, कह रहा है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब मेरे साथियों क्या P की वैल्यू आपको सॉल्व करने के लिए कह रहा है, क्या P की वैल्यू आपको सोल्व करने के लिए कह रहा है। ऑफ दिस सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो 27 में आप जोड़ दोगे कितना, है ना, 273 को ऐड कर दोगे तो ये केल्विन में कहीं ना कहीं हो जाएगा, है ना, 300 केल्विन ये जो है हो जाएगा। R की वैल्यू यहाँ पर साथियों दी हुई है, कितनी है, R = 0.082 लीटर ATM प्रति केल्विन प्रति मोल। चलिए, आपने कहा सर इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, इसका बेसिक फॉर्मूला अगर मैं बात करूं तो PV = nRT, है ना। आपने कहा सर इसमें तो CRT होता है, आप लगा सकते हो, अदरवाइज ये बेसिक फॉर्मूला है, जैसे आदर्श गैस के लिए इक्वेशन लिखते हो तो सेम उसी तरह से, है ना। तो हमें यहाँ पे प्रेशर निकालना है, तो P प्रेशर = क्या हो जाएगा, N के अंदर है WA/mA × V और ऊपर है RT,
ठीक है। तो P इजकल टू W की वैल्यू कितनी है 1.8 अपॉन R की वैल्यू कितनी है जी 0.082, T की वैल्यू कितनी है जी 300 अपॉन M में ग्लूकोज का अनुभार C6H12O6, सही है, C6H12O6, तो 12 गुणा 6 और हाइड्रोजन का 1 गुणा 12 और ऑक्सीजन का 16 गुणा 6, तो 12 6 72 प्लस 12 और 6 6 36 और 6 कम 6 3 9, सबको ऐड कर दो 180, सही है। कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, तो 180 आपने यहाँ लिखा और गुणा V कितना है जी V 0.1 ml है, राइट। 1 0 से 1 0 उठा दो, सही है। आपने कहा अगर मैं इस पॉइंट को हटा करके या इस पॉइंट से इस पॉइंट को काट दूं, सही है, इस 0 से 1 0 ये वाली काट दूं और 18 से 18 भी ख़त्म, सही है। तो कितना निकल के आ सकता है लगभग 1 2 3। अगर मैं 0.8 1 2 3 इस पॉइंट को हटा करके 3 0 इसके नीचे कर दूं और 1 0 से ये वाली 0 उठा दूं, सही है। तो 82 गुणा 3 में कर लो, 2 3 6 और 8 3 24 और 24/100 है ना। 240 को 100 से डिवाइड करिएगा तो 2.46। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी इसका चॉइस कर रहे हैं एकदम राइट आंसर है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे जिसमें आपको ज़्यादा कुछ खास कैलकुलेशन नहीं करना होता है, बट आपको डर लगता रहता है कि यार पता नहीं क्या दे दिया, किस तरीके से सॉल्व होगा। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है यार, बेसिक फॉर्मूला लगा करके आप सॉल्व कर दीजिएगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कैसे कैसे हुआ। फिर भी अगर कोई आपका डाउट रह जाता है कैलकुलेशन कैसे कर दिया सर, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा गुणा भाग जोड़ घटा आपको अलग से नहीं करना होता है यार, इतना टाइम नहीं होता है एक क्वेश्चन के लिए। आपको अगर ज़्यादा टाइम खर्च करना पड़ेगा तो फिर कैसे सॉल्व करोगे। इतने सारे क्वेश्चन 150 या फिर 200 क्वेश्चन इतने कम टाइम में सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा ट्रिक से करना होता है कैलकुलेशन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर 0.2 मोल एक्वस solution of sodium chloride can be lower for water Kb equal 0.50 K मोलल इनवर्स, ठीक है। सोडियम क्लोराइड के 0.2 मोल जलीय विलयन के लिए क्वथनांक का मान निम्न हो सकता है, जल के लिए Kb का मान कितना है। अब एक बात बताओ, आपने कहा सर हमारे पास जो डेल्टा Tb या किसके लिए पूछ रहा है क्वथनांक, डेल्टा Tb जो होता है वो Kb मल्टीप्लाई M, ठीक है जी। मोलल के लिए इतना मान आपको दिया हुआ है। अब एक बात बताओ, डेल्टा Tb क्या होता है। आपने कहा सर Tb माइनस डेल्टा T0b इक्वल टू Kb का मान कितना है आपके पास 0.5 और मोल 0.2, सही है। ये कर लेंगे आप। सोडियम क्लोराइड के इतने मोल है, सोडियम क्लोराइड के इतने मोल है। और हमारे पास जो शुद्ध टेम्परेचर होता है वो कितना होता है भाई, जल का शुद्ध टेम्परेचर कितना होता है वो कहीं ना कहीं बात करता है किसकी 100 की, है ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और ये इसको इधर भेज देंगे तो लगभग हमारे पास 101.1 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। जब आप इसको इन दोनों का मल्टीप्लाई करके प्लस बना करके इसको इधर भेज देंगे तो लगभग आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। बट आयोग ने इसका ऑप्शन नंबर, एक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है तो वहाँ पर इसका सी आंसर लगाया हुआ है, बट जो कैलकुलेशन करके आएगा तो 100.1 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विलियन स्थिरांक R का मान है, R का मान क्या होगा, ये वही R है जो गैस कांस्टेंट में आप पढ़ते हो, ठीक है। मैंने कहा ये वही है जो आप गैस कांस्टेंट में PV बराबर nRT, जो हमारे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV बराबर nRT, सेम यही है हमारे पास। जो R की वैल्यू होती है यूनिवर्सल कांस्टेंट, तो यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है सर 0.00821 लीटर ATM के इनवर्स मोल इनवर्स, राइट। तो विल बी द ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, इनको भी देख लिया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अणुसंख्यक गुण नहीं होता है। क्या ऑस्मोसिस प्रेशर होता है, या फिर वो जो हमारे पास लवरिंग वेपर प्रेशर होता है, या फ्रीजिंग
जो इसका क्या होता है, कहीं ना कहीं हिमांक की बात करता है, जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो आपने कहा हमारे पास परासरण दाब, वाष्प दाब में अवनमन, हिमांक में अवनमन या फिर क्वथनांक में उन्नयन, ये सारे के सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं या फिर मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो हमारे पास जो सरफेस टेंशन जो है, ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ तनाव के साथ चला जाएगा। पृष्ठ तनाव में ऐसा कोई भी विकल्प नहीं होता है जो हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को शो करे। तो फिलहाल इसका जो ऑप्शन नंबर बी जिनका सही है, जिन बच्चों का बी सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। ईमानदार से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और आप मेरे फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, विद व्हाट विल 0.6% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया बी, है ना, आइसोमेटिक। अब एक बात तो बताओ, आइसोमेटिक का क्या मतलब होता है? सर समप्रसारी सॉल्यूशन की बात करता है क्या? मैंने कहा अगर हमारे पास समप्रसारी सॉल्यूशन है, यानी कि जिनमें प्रसारण दाब सेम हो, और प्रसारण दाब को हम कहीं ना कहीं प्रेजेंट करते हैं पाई से, है ना। तो पाई इक्वल टू क्या होता है, CRT, 1 के लिए 1, कंसेंट्रेशन को भी 1 मान लेंगे सर। ऐसे ही ऐसे इसके लिए पाई 2 इक्वल टू क्या होगा, C2RT। अब जब ये मेरे पास वैल्यू जो है सेम है तो हम क्या करेंगे, C1RT इक्वल टू C2RT, RT से RT कैंसिल हो जाएगा तो C1 इक्वल C2। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें आगे क्या दिया हुआ है, यूरिया का 0.6%, है ना। तो कंसंट्रेशन को भी चेक कर लिया जाए एक बार। तो यूरिया का 0.6% जलीय विलयन। अच्छा एक बात तो बताओ, 0.6% का क्या मतलब है? क्या 100 ml जल में, 100 ml जल में एक कितना है सर, ये 0.6 है। 100 ml जल में कितना है, 0.6 है। तो चेक करो, विलय के मोल विलयन का आयतन, ऐसे इसको विलय के मोल विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन कितना रखेंगे, 100 ml, और 100 ml मतलब 0.1 लीटर, 0.1 लीटर, ठीक है। अच्छा यूरिया का सर आपने कहा सर यूरिया की जो हमारे पास क्वांटिटी है, यूरिया के लिए W का मान, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, विलय के मोल का फॉर्मूला लिखेंगे, WA/mA गुणा B। बताओ WA की मात्रा कितनी है, 0.6 ग्राम। अब ये ना क्या दो यहाँ पे परसेंटेज लगा हुआ है भाई, 0.6% का मतलब है कि 100 ml सॉल्यूशन के अंदर ये यूरिया की जो क्वांटिटी है वो 0.6 ग्राम है, ठीक है। तो ये यूरिया की इतनी क्वांटिटी हमें लेनी है, तो इसके अंदर सॉल्यूशन का कहीं ना कहीं वॉल्यूम भी छिपा हुआ रहता है, ठीक है। तो कितना है इसका वॉल्यूम, 100 ml है ना, 100 ml ले लिया। अब इस 100 ml को किस में कन्वर्ट करते हैं सर, इसको कन्वर्ट करते हैं किस में, लीटर में। अब जब आप 100 को 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.1 लीटर आ जाएगा, ओके। अब इसके बाद आपको करना क्या है, आपने कहा सर यूरिया का मोलिकुलर वेट कितना होता है। यूरिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, राइट। नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन का होता है 14 + 1 × 2, और कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 + 14, और हाइड्रोजन का कितना होगा, 1 × 2। सबको ऐड कर दो, जहां मल्टीप्लाई होगा वहां पे मल्टीप्लाई कर दो। तो 14 + 2 = 2 + 12 + 16 + 14 + 2, सबको ऐड कर दो तो 16 है ना, 48 और प्लस 12 कितना हो जाएगा सर, ये 60 हो जाएगा। आपने कहा यहाँ पे रख लो 60, और वैल्यू मेरे पास 0.1 है। इसका पॉइंट हटा करके एक 0 या पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, है ना, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, और ये आ जाएगा कितना, 1/10। आपने कहा 1/10 का क्या मतलब है, ये 1/10 का क्या मतलब है, 1 को आप डिवाइड कर दो किससे, 10 से, पॉइंट लगा के बढ़ा लो 0, तो 10 एकम 10, कितना आएगा 0.1। तो 0.1 m विल बी द ऑप्शन नंबर ए इज राइट। कुछ बच्चे इसको ग्लूकोज को, पोटेशियम क्लोराइड को, सोडियम क्लोराइड को, ग्लूकोज को यहाँ पे देख देख के परेशान रहते हैं कि पता नहीं क्या मुसीबत दे रखी है ना। बट आपको फिलहाल जो हमारे पास कोई कंपाउंड दिया हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल यहाँ पे क्वांटिटी से मतलब है, अपनी मोलरिटी से मतलब है ना। तो जो आइसोमेटिक
हमारे पास संप्रासारी सॉल्यूशन जो होगा हमें उससे मतलब है कि 0.1 किस में आ रहा है, तो 0.1 हमारा किस में आ रहा है, तो जो भी हमारी यूरिया की मोलैरिटी होगी वही हमारे पास इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। बट कुछ स्टूडेंट्स के एक दिमाग में बात और घूम रही होगी, और वो क्या है सर 0.1 तो ऑप्शन नंबर बी में भी है, ठीक है। तो जिन बच्चों के दिमाग में बात आती है यहाँ पे ऐसे क्वेश्चनों को लेकर के कि 0.1 m तो हमारा पोटेशियम क्लोराइड के साथ भी है, तो मैं आपको बता दूं जो यूरिया है, यूरिया क्या है NH2CO NH2, यूरिया हमेशा एक तरीके से मोलिकुलर बेस में रहता है, ठीक है, आणविक कंडीशन में ये रहेगा, समझ रहे ना बात। तो आणविक कंडीशन में अगर ये रहेगा तो आपको ये भी देखना है इसके अंदर कि कौन सा हमारे पास कंपाउंड है जो मोलिकुलर कंडीशन में रहेगा, ओके। अब जैसे पोटेशियम क्लोराइड है, आपने कहा सर ये पोटेशियम जो क्लोराइड है ये कहीं ना कहीं बात करेगा किसकी, ये बात करेगा किसकी सर, ये बात करेगा KCl की। अब KCl पोटेशियम क्लोराइड का क्या हम आयनाइजेशन करते हैं, क्या हम आयनाइजेशन कर सकते हैं, राइट। तो K+ और Cl नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिव इसकी मैक्सिमम होती है KCl की, बट यूरिया की इलेक्ट्रिसिटी जो है जो मतलब इसकी कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा नहीं होगी, किसके तुलना में, किसके कंपैरिजन में, पोटेशियम क्लोराइड के कंपैरिजन में। और इसका जो वांट ऑफ कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो भी यहाँ पे 2 होती है, बट हमारे पास ग्लूकोज की कितनी होती है 1। समझ रहे ना बात आप, डाउट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन का डाउट अगर क्लियर रहेगा तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिलहाल हमारे पास जो ग्लूकोज है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज के बेस पर भी और मोलैरिटी के बेस पर भी कहीं ना कहीं यूरिया पर डिपेंड है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद साथियों जिन्होंने वीडियो को एंजॉय किया, क्लास को समझा, है ना। क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इसको शेयर जरूर कीजिए। तो फिलहाल वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।